भारतीय जनता पार्टी इन शर्तों पे लेके गई कि आने वाले समय आपको दोबारे इस सीट को सामान्य करेंगे और आपको जरूर दोबारे से टिकट दिया जाएगा। बहुत बड़ी एक हानि होने का काम होता है, जिस वजह से एक बागेश्वर को एक काला दिवस के रूप में भी इसको जाना जा सकता था। एक बहुत बड़ा धार्मिक उन्माद होते होते बचा है। सौंदर्यीकरण में और विकास कार्य में अंतर है। जो सर्वे की टीम आई थी वही 18 से 20 लाख रुपए लेके गई, जिसमें पुल आराम से मरम्मत हो सकता था। तमाम जितने भी आपने शौचालय बनाए हुए हैं हाईटेक, उनका सीधे आउटलेट सीधे नदी में है। रिसाइकिल का इन्होंने जो है काम नहीं किया नगर पालिका ने, ताकि वो कूड़ा निस्तारण हो सके। मेकअप सुबह करते हैं, शाम को धुल जाते हैं, तो इससे किसी न किसी लोगों को के दिलों को आहत पहुंचा हुआ है और ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। अगर इस तरीके से ही दूसरी पार्टियों से अगर आपने आयातित करके अगर प्रत्याशी को लेना है तो आपकी संगठनात्मक पार्टी आपकी रही कहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 का बेहद ही खास कार्यक्रम निकाय चुनाव यात्रा और मैं हूं आपके साथ किरण। न्यूज़ 31 की टीम एक बार फिर से पहुंच गई है बाबा बागनाथ की नगरी बागेश्वर में और आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भगवत सिंह डसीला जी। बिना समय बर्बाद करें निकाय चुनाव यात्रा के बारे में सीधे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, न्यूज़ 31 के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि इस चुनाव में आपकी रणनीति क्या है और आपका मैनिफेस्टो क्या है? देखिए, जिस प्रकार से नगर में तमाम अव्यवस्थाएं भी फैली हुई हैं, उसको लेकर के हम लोगों ने एक मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें सीवर लाइन से लेकर के यहाँ के सौंदर्यीकरण से लेकर के यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करके और एक विकास कार्यों को एक नया आयाम स्थापित करने का काम हमारे द्वारा किया जा रहा है। और जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो 55 बिंदुओं पर हमारा घोषणा पत्र है और हर तबके के और हर वर्ग के लोगों को लेकर के हमने उस घोषणा पत्र को बनाया हुआ है। सर, जैसे कि बागेश्वर बागनाथ की नगरी है तो उत्तरायणी मेला जो है खास आकर्षण है। तो पिछले साल जो उत्तरायणी मेला लगा और इस साल जो उत्तरायणी मेला जैसे कल खत्म हुआ, तो उसमें क्या अंतर रहा? देखिए, इस बार के उत्तरायणी के मेले में जो प्रशासक काल का मेला था काफ़ी फीका रहा और काफ़ी अव्यवस्थाएं भी रही। और बल्कि आपने देखा होगा कि कुछ होटल के कर्मचारियों के द्वारा भोजन को थूक के रोटियां बनाने का सामने सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आया। एक बहुत बड़ा धार्मिक उन्माद होते होते बचा है। तो मैं बागेश्वर की समस्त जनता को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत शांति के साथ इस व्यवस्था को बनाए रखा और कोई भी अव्यवस्थाएं इस तरीके की नहीं फैलने दी। और मैं शुक्रगुजार हूं और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बागेश्वर जनपद की पुलिस और एलआईयू को, जिनकी बेहद सतर्कता के आधार पर वो अपराधियों को पकड़ाया जा सका और उन्हें सलाखों के पीछे भेजने का काम स्थानीय पुलिस के द्वारा किया गया। और जिस वजह से बागेश्वर में एक बहुत बड़ा धार्मिक उन्माद फैलने से बचा, क्योंकि बागेश्वर एक कुमाऊं की काशी के रूप में एक धर्म नगरी है। ये व्यापारिक दृष्टि से और व्यावसायिक दृष्टि से ये मेला यहाँ पर लगता है और जिसमें दूर दराज के लोग यहाँ पर आते हैं इस मेले को देखने के लिए। और काफ़ी लोग अगर इस तरह का कोई भी धार्मिक उन्माद यहाँ पर फैलता तो उससे निश्चित तौर पर बहुत बड़ी एक हानि होने का काम होता है, जिस वजह से एक बागेश्वर को एक काला दिवस के रूप में भी इसको जाना जा सकता था। लेकिन जो प्रशासन है, प्रशासन की जो हील हवाली रही, प्रशासक काल में जो अव्यवस्थाएं रही, वो बड़ा निंदनीय है। इस घटना की हम निंदा भी करते हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं लायबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, चाहे वो फूड इंस्पेक्टर हो, चाहे वो प्रशासक हो, नगर पालिका के जो सम्मानित अधिकारी वगैरह जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। क्योंकि कहीं भी अगर धर्मनगरी के आसपास और इस त्रिवेणी संगम में अगर इस तरीके के मीट मांस की अगर दुकानें खुलती हैं तो उसका विरोध करना चाहिए। अगर मेले स्थल से दूर अगर वो लोग दुकानें खोले तो उसमें कोई विरोध नहीं, लेकिन संगम स्थल पे और नुमाइश के जो हमारा एग्जीबिशन ग्राउंड है, इनके आसपास इस तरीके की मीट मांस मछली मुर्गे अंडे की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। इसीलिए जो फूड इंस्पेक्टर है इन लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए। सर, अगर बात करूं बागेश्वर के विकास की तो मंडलसेरा क्षेत्र में काफ़ी समय से जलभराव की संकट ज़्यादा दिखती है। वहीं बात करें अगर बरसात के टाइम पे वहाँ पे लगातार जलभराव होता है, जिसकी वजह से बच्चों को भी दिक्कतें होती है, बड़ों को भी दिक्कतें, बुजुर्गों को भी दिक्कत होती है। लेकिन अभी तक वहाँ की रोडों पे जो है काम नहीं किया गया, ऐसा क्यों? देखिए, अभी सरकार पिछले 7.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की है और इन 7.5 के अलावा पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ पर रहे। आज हमारे आदरणीय पूर्व के कैबिनेट मिनिस्टर स्वर्गीय चंद्रराम दास जी स्वर्ग सिधार चुके हैं। वो तमाम 4 बार उनको जनता ने चुन के भेजा और अभी वर्तमान में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पार्वती दास जी विधायक के रूप में अपना कार्यकाल कर रही हैं। लेकिन ये समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। प्रत्येक वार्डों में नाली तरीके से न बनना और जो नालों का जो पानी है, गंदा पानी, सीवर लाइन का जो पानी है, वो तमाम जल भराव की समस्याएं आती रही हैं।
और मंडा से रह के कुंती गदेरे में तो ये लगा लीजिए कि आप एक तरणताल सा बन जाता है, वहाँ पर कोई तरणताल सा बन जाता है। और ये लगा लीजिए कि कम से कम 18 से 20 इंच 20-22 इंच तक का पानी उसमें भरता है, जिसके वजह से जो नौनिहाल हैं वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। कई लोगों के इष्ट मित्र रिश्तेदार वगैरह जो आते हैं वो उनके घरों पर नहीं जा पाते हैं। तो बहुत बड़ी समस्या कुंती नाले गदेरे की है। तो हम अपने मैनिफेस्टो में हमने ये चीज़ें रखी हुई हैं कि आने वाले समय में हमारी नगर पालिका की चेयरमैन अगर हमारी गीता रावल एक महिला जो हैं वो अगर बनती हैं तो निश्चित तौर पर हम उसमें जो है सीवर लाइन का भी काम करेंगे और क्रॉस ड्रेनेज डाल करके उस पानी की निकासी को करने का भी काम हमारे द्वारा किया जाएगा। सर, जैसे पहले नगरपालिका की सीट जो है एससी आरक्षित कर दी गई थी, लेकिन कुछ ही समय बाद उसको वापस से सामान्य कर दिया गया, तो इसके पीछे कोई रणनीति है या आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सत्ता उनकी है, परिसीमन उनके हिसाब से चल रहा है। और जबकि कायदा यह था कि एससी पुरुष की सीट यहाँ पर होनी चाहिए थी, लेकिन आपने देखा कि विगत पिछले सालों से, चाहे वो पिछले 15 साल के कार्यकाल के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले सुबोध लाल शाह जी थे हमारे, ये भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन रहे, वो सामान्य सीट से थे। उसके बाद यही जो कैंडिडेट हमारी आज गीता रावल जी चुनाव लड़ रही हैं, वो 5 साल उनका कार्यकाल रहा, वो सामान्य महिला के रूप में थी। और उसके बाद ये निवर्तमान जो हमारे चेयरमैन रहे, भाजपा से अभी प्रत्याशी हैं श्री सुरेश खेतवाल जी, वो भी सामान्य वर्ग से आते हैं। अब लगातार 15 साल से जहां एक बार सीट सामान्य थी, तो कहीं न कहीं सरकार की ये मंशा रही, उन्होंने चुनाव परिसीमन के माध्यम से जो है इस सीट को एससी सीट से हटा करके सामान्य करने का काम किया। क्योंकि कहीं न कहीं हमें ये लगता है कि जो बाई इलेक्शन में उनको प्रॉमिस किया गया था कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें, क्योंकि वो निर्दलीय रूप में उन्होंने जो है नगर पालिका के चेयरमैन का कार्यकाल किया। लेकिन विगत पिछले साल उनको जो है जब यहाँ पर को उपचुनाव हुआ था, हमारे प्रत्याशी, हमारे विधानसभा के प्रत्याशी हमारे श्री बसंत कुमार जी उसमें कैंडिडेट थे, उस समय उनको तोड़ करके इन शर्तों पे ये लेके भारतीय जनता पार्टी इन शर्तों पे लेके गई कि आने वाले समय आपको दोबारे इस सीट को सामान्य करेंगे और आपको जरूर दोबारे से टिकट दिया जाएगा और आपको दोबारे से चुनाव लड़ा जाएगा। इसी की परिणति आपने देखा कि दोबारे से जो एससी सीट आने के बाद और भारतीय जनता पार्टी के इन्हीं जो अभी प्रत्याशी हैं उन्हीं के द्वारा विरोध करने के पश्चात उनको दोबारे से एससी सीट हटा करके एक विशेष वर्ग का हक मार के उनको दोबारे से इस सीट पर काबिज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली। इसलिए ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं जिस प्रकार से बाबा भीमराव साहिब का अपमान कर रही है लोकसभा के संसद में, तो उसी हिसाब से बागेश्वर में भी उन्होंने एक सीट, ऐसी सीट को हटा करके सामान्य सीट करने के काम से अपनी मंशा और इच्छा जाहिर करी है। सर, कवि जोशी पहले कांग्रेस से थे, लेकिन कांग्रेस से उनको टिकट ना मिलने के बाद जैसे उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है इससे कांग्रेस पे कितना और कांग्रेस को कितना नुकसान हो सकता है इस चुनाव पे? देखिए, कवि जोशी जी हमारे संगठन महामंत्री थे, लेकिन आज कतिपय कारणों से उनका टिकट कटने की वजह से जो है आज वो निर्दलीय रूप से उन्होंने अपना एक निर्दलीय रूप से प्रत्याशी बन करके उन्होंने बगावत करके आज मैदान में, चुनावी मैदान में है। लेकिन हमें इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस का संगठन मजबूत है और जो कांग्रेस के लोग हैं, जो कांग्रेस के वोटर हैं, वो निश्चित तौर पे जो हमारी अधिकृत प्रत्याशी है गीता रावल जी, उनके पिछले कार्यकाल को देखते हुए और उनके व्यवहार और आचरण और उनके कार्य करने की क्षमता को देखते हुए पुनः उनको वोट दे करके इस नगर पालिका के चेयरमैन में काबिज करने का काम करेंगे। सर, जैसे कि यहाँ पे एक ब्रिटिश काल में झूला पुल बनाया गया था, लेकिन काफ़ी समय से वो बंद है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पूर्व के हमारे एक न्यूज़ चैनल के इंटरव्यू में मैंने देखा था कि पूर्व के हमारे चेयरमैन श्री सुरेश खेतवाल जी के द्वारा ये कहा गया था कि इस पुल का स्वामित्व नगर पालिका का था। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जब स्वामित्व नगर पालिका था तो क्यों नहीं उन्होंने जो है अपने अध्यक्ष के कार्यकाल में उस पुल की रिपेयरिंग कराई, क्योंकि पूर्व में भी एक समय ऐसा आया था कि पूर्व के चेयरमैन उस समय भारतीय जनता पार्टी के हुआ करते थे, उन्होंने इस पुल की रिपेयरिंग कराई थी, उसके गार्डर वगैरह चेंज कराए थे। लेकिन आज अचानक पूर्व के जो निवर्तमान चेयरमैन हैं उनके द्वारा ये कहा जाता है कि अत्यधिक सड़ने गलने की वजह से पुल के गार्डरों को जो है हम बदल नहीं पाए, और तत्कालीन जो जिलाधिकारी यहाँ पर को अनुराधा पाल जी थी, उनके द्वारा ये कहा गया कि इसके पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आज भारत 21वीं सदी में चल रहा है और आप कह रहे हैं कि एक पुरानी पुल के पार्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, कि लेकिन जिस समय भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो जिस समय भारत में एक सुई तक नहीं बनती थी, हमारे आदरणीय पूर्व के
प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पर भाखड़ा नांगल बांध, इसरो और एम्स और तमाम ऐसे शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान और तमाम उद्योगों को स्थापित किया और बिजली को यहाँ उन्होंने सुचारू रूप से भारत में चलाने का काम किया। और आज 21वीं सदी में अगर एक जिलाधिकारी महोदय और क्या बोलते हैं चेयरमैन साहब के मुँह से कहा जाए कि उसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, और मुझे तो ये ज्ञात हुआ कि जो सर्वे की टीम आई थी वही 18 से 20 लाख रुपए लेके गई, जिसमें पुल आराम से मरम्मत हो सकता था। इसलिए एक पुरानी जो ब्रिटिश काल की जो धरोहर थी 1913 की, उसको बंद करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और निवर्तमान के चेयरमैन कहते हैं कि इच्छा शक्ति हो तो विधायक इसको स्टार्ट कर सकते थे, और यहाँ के प्रभारी मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर बहुगुणा जी इसको स्टार्ट कर सकते, मुख्यमंत्री जी आपके साथ खड़े हैं वो इसको स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन आपने इसको स्टार्ट करने के बजाय इस पर आपने कीलें ठोकने का काम करा और उसको बंद करने का काम करा। ये बड़ा दुखद है, क्योंकि इससे बागेश्वर की जनता बहुत दुखद और उसको जो उसकी इस घटना की निंदा भी करती है। सर, जैसे कि आपने बताया, और वहीं अगर बात करें जो पूर्व पालिका अध्यक्ष हैं, उनके इंटरव्यू सामने आ रहे हैं या ये कहें बयान सामने आ रहे हैं, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने काम गिनवाए हैं पिछले कार्यकाल के। तो आपको क्या लगता है असल में ये काम हुए हैं? देखिए, उन्होंने लीपापोती करने का काम किया हुआ है। असल में जो काम है, जैसे सीवर लाइन का काम उन्होंने प्रॉमिस किया था, कई 3 दशकों से वो सीवर लाइन की घोषणाएं प्रत्येक वर्ष हर नगर पालिका के चेयरमैन करते आ रहे हैं, लेकिन कभी सरकार में होते हैं तो कभी नहीं होते हैं। लेकिन हमारी तो जब सरकार थी तो हमने उसको उसका DPR बना करके उसको जो है उसका एस्टिमेट बना करके सारी चीज़ें कर दी थी, लेकिन अचानक उनका हमारे गीता राहुल जी का कार्यकाल खत्म हुआ तो सीवर लाइन की जो घोषणा थी वो धरी की धरी रह गई। लेकिन सारी चीज़ें होने के बाद मैं कहता हूं उसके बाद जिन्होंने कार्यकाल संभाला उन लोगों ने क्यों नहीं उस पर काम किया, और वो सीवर लाइन सबसे बड़ी समस्या इस बागेश्वर जनपद के लिए है। और दूसरी बात, यहाँ का जो कूड़ा निस्तारण की बात है, देखिए कि पुलिस लाइन के समीप वो कूड़ा फेंकने का इन्होंने एक डंपिंग यार्ड बना रखा है, और जो कि खुले में है, और वहाँ पर तमाम प्रकार की गंदगियाँ होती हैं, लोग वहाँ से आते हैं, स्कूल भी बच्चे आते हैं, और पास में ही पुलिस लाइन है, और तमाम उन लोगों के इवेंट्स वहाँ पर खेल होते हैं, बड़ा मैदान वहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस खेल वो पुलिस लाइन के समीप हैं, और वहीं बगल में मालता गांव है, नीचे भी पाटन गांव है, तो उसका सारा मलबा बह के पाटन गांव की तरफ आता है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि बागेश्वर में एक रिसाइकिल का इन्होंने जो है काम नहीं किया नगर पालिका ने, ताकि वो कूड़ा निस्तारण हो सके। आज तमाम शहरों में आपने देखा होगा कि कूड़ा निस्तारण के लिए तमाम मशीनें लग चुकी हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य के साथ हमको ये कहना पड़ा कि बागेश्वर जनपद में इस तरीके के कोई भी अभी तक प्रयास नहीं किए गए हैं। और सौंदर्यीकरण की बात जहाँ तक पूर्व के निवर्तमान जिला नगर पालिका के चेयरमैन ने करी है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा कि सौंदर्यीकरण में और विकास कार्य में अंतर है। विकास कार्य में डेवलपमेंट होते हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए जाते हैं और तमाम बिल्डिंगें बनती हैं, तमाम नालियाँ बनती हैं, सब बनती है, लेकिन आपने फर्शों पे टाइल लगा करके उसका सौंदर्यीकरण करने का काम किया। जो घाट कांग्रेस की सरकार के टाइम पे बागनाथ जी में बने हुए थे, उन घाटों पर आपने टीन सेट के छत लगा करके उनको डेवलपमेंट करने का काम किया। तो सौंदर्यीकरण में और विकास में काफ़ी अंतर है। विकास कार्य तो डेवलपमेंट का काम होता है और सौंदर्यीकरण को होता है लीपापोती का काम होता है। लेकिन आपने एक चीज़ें और अपने बयान में ये भी कहा कि मेकअप वो होता है कि सुबह करो और शाम को धुल जाए। मेकअप हमारी माताएं बहनें करती हैं क्योंकि स्त्री का श्रृंगार ही मेकअप होता है, लेकिन आपने मेकअप को लेकर के एक ह्यूमन नेचर जो होता है इंसान का, एक महिलाओं के लिए एक आपने ऐसी अशुभनीय बात करी जो हमें अच्छी भी नहीं लगी। और आपके एक सम्मानित पद में आप रहे हो और एक चुनाव आप लड़ने जा रहे हो और इस तरीके के इंटरव्यू में आपके द्वारा ये बातें कही जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा दुखद विषय है कि मेकअप सुबह करते हैं शाम को धुल जाते हैं। तो इससे किसी न किसी लोगों को के दिलों को आहत पहुँचा हुआ है और ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। सर, जैसे आपने सौंदर्यीकरण की बात की, विकास की बात की, तो पार्टी के द्वारा यहाँ पे आपके नगर में शौचालय बनाए जा रहे हैं, हाईटेक शौचालय बनाए जा रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, निवर्तमान के हमारे चेयरमैन साहब कहते हैं कि हमारे द्वारा तमाम हाईटेक शौचालय बनाए गए, लेकिन वो शौचालय का स्थान कहाँ पर है? देखिए, मिशन स्कूल के बगल में एक शौचालय था, आपने उसे तोड़ दिया और आपने उस शौचालय को बनाया मार्केंड ऋषि के घाट में बनाने का काम किया। देखिए, जिस घाट में लोग स्नान करते हैं, जिस घाट में आप तमाम हिंदू धर्म के कर्मों को किया करते हैं, उस घाट पर आपने उस चीज़ को बनाया जो कि बिल्कुल पानी से लगा हुआ आपने शौचालय बना दिया, जिसका आउटलेट सीधे गंगा जल में समा रहा है।
दूसरा आपने हाईटेक शौचालय बनाया प्रकटेश्वर मंदिर के सामने, वो भी ऐसा है कि सीधे नदी से रिटर्निंग वॉल आई है, उस रिटर्निंग वॉल के ऊपर आपने उस हाईटेक शौचालय को बनाने का काम किया। आप ये देखिए तीसरा हाईटेक शौचालय बना हुआ है, एक नई पुल है जो इमरजेंसी हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय के बगल में, वो भी सीधे नदी से लगा हुआ है। तो तमाम जितने भी आपने शौचालय बनाए हुए हैं हाईटेक, उनका सीधे आउटलेट सीधे नदी में है। और एक तरह से भारत सरकार और मोदी सरकार कहती है कि हम नमामि गंगे प्रोजेक्ट में करोड़ों अरबों रुपये खर्च कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से आप सारी गंदगी को नदी में प्रवाहित करने का काम कर रहे हैं। उससे नीचे हमारे बाबा बागनाथ जी का मंदिर आता है, त्रिवेणी संगम आता है, और उस संगम में तमाम प्रकार के जो नित्य हमारे हिंदू धर्म के जो कर्म कांड होते हैं उनको किया जाता है, चाहे चूर्ण कर्म हो, चाहे कर्ण वेद हो, चाहे नामकरण हो, चाहे आपके जनेऊ हो, या चाहे वहाँ पर चिता का अंतिम संस्कार हो। ये सारी चीज़ें वहाँ पर को सारे कर्म कांड होते हैं। हमारे जो गांव से जो डांगर आते हैं उनका स्नान वहाँ पर होता है, गांव के लिए जो प्रतिमा आती है उनका स्नान वहाँ पर के जा करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके उनको मंदिर में स्थापित करने का काम किया जाता है। इन स्थानों पर आपके द्वारा इस तरह की गंदगी को छोड़ने का काम आपके द्वारा किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि नदी के किनारे नमामि गंगे की बातें जो आप कह रहे हो, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही उन नियमों को तोड़ने का काम आपके द्वारा किया जा रहा है। नियमों को भी तोड़ने का काम किया जा रहा है और एक तरफ यूं कहें कि जगह चिन्हित करने में भी बड़ी लापरवाही देखी गई है। बिल्कुल बिल्कुल। जब 2013 में केदारनाथ की आपदा आई हुई थी, तो उस समय एक हमारे माननीय हरीश रावत जी की गवर्नमेंट उस समय हुआ करती थी उत्तराखंड में, उनके द्वारा एक ये चीज़ें कही थी कि नदी किनारे से कम 100 मीटर 200 मीटर या 500 मीटर तक का आप कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। लेकिन आपके द्वारा जिस तरीके से हाईटेक शौचालय बनाए गए, वो भी तो कंस्ट्रक्शन में ही आता है। तो ये आप नियमों का तो उल्लंघन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको और एनजीटी के नियमों का भी उल्लंघन कर रहे हैं। और नमामि गंगे की जो आपने जो एक सोच रखी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने, उसका भी आप उल्लंघन करने का काम कर रहे हैं। जैसे पहले नगर में 7 वार्ड थे, 7 वार्ड से अब 11 वार्ड हो गए, तो जैसे वार्ड की संख्या बढ़ी वैसे ही विकास कार्यों में भी बढ़ोतरी हुई है या उल्टा घटोतरी हुई? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हमारे निवर्तमान चेयरमैन साहब की धर्मपत्नी जी श्रीमती रेखा केतवाल जी ब्लॉक बागेश्वर की कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी थी और ब्लॉक प्रमुख के पद पर उन्होंने कार्य किया। तो ये 11 से 12 गांव तकरीबन जो आज नगर में जुड़ गए हैं नई परिसीमन के हिसाब से, वो उनके ब्लॉक में आया करते थे। तो इसलिए उनको 6 महीने पहले अपना कार्यकाल भी छोड़ना पड़ा। और लेकिन आज भी उन ब्लॉक में जब वो गांव आते थे तब भी वो समस्या जस की तस थी। न सड़क, न रास्ते, न पैदल रास्ते, न नालियां वहाँ की, न वहाँ पे बिजली की व्यवस्थाएं, न घर घर जल की बात जो ये करते हैं, न वो। तो पिछले 5-4.5 साल आपने कार्यकाल किया, तब भी वो ब्लॉक के जो 11 से 12 गांव तकरीबन थे वो विकास से अछूते रहे। और आपने 5 साल का कार्यकाल नगर पालिका का कर दिया। जब आपके 7 वार्डों से 4 वार्ड जो बढ़े, उसमें 12 गांव जो जुड़े, तो तब भी उनमें डेवलपमेंट नहीं हुआ, तब भी विकास कार्य नहीं हुआ, और तब भी जो रास्ते खड़ंचे वो नहीं बने, और न लाइट की व्यवस्था हुई, न पानी की व्यवस्था हुई। और जो गाँव के जो वार्ड हैं, उन वार्डों में जो गूल हैं उनमें पानी नहीं है, न गूल बने। तो विकास कहाँ से करा आपने, बताइए। आज आप पुनः कहते हैं कि पहले आपकी धर्मपत्नी ब्लॉक प्रमुख बनी, फिर आप चेयरमैन बने, और आज आप फिर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ के कहते हैं कि आज हमें दोबारा चुनिए, हम फिर विकास करेंगे। तो विकास हो कहाँ रहा है, ये हमारे समझ से परे है। सर, अगर संगठन की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी 2 संगठन सबसे बड़े संगठन माने जाते हैं। तो इन दोनों में कार्यों को लेकर या वैसे अगर विशेषता की बात करें तो क्या अंतर है दोनों में? ये भी आपने बहुत अच्छी बात कही। कांग्रेस को हमेशा से ये कहा जाता है कि अनुशासित पार्टी नहीं, लेकिन कांग्रेस में यह है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, यहाँ पर खुल के आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसमें कार्यकर्ता अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकता है। लेकिन मैं तो आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो नेता ही नहीं है। अगर उनके पास नेता होते तो उनके कहीं ना कहीं जो उनकी फाउंडेशन है, जो उनकी पौध है, जो उनका पौधालय है, उससे उठे हुए व्यक्ति को ही वो नेता बनाते, उन्हीं को चेयरमैन का टिकट देते। अचानक आपको 1 साल पहले बाई इलेक्शन में आपने जिस व्यक्ति को लिया, उस व्यक्ति को आपने टिकट सौंपने का काम किया, तो कहाँ से आपकी भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी रही, कहाँ से अनुशासित पार्टी रही? ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। और क्या जो आने वाली पौध है,
जो ये लोग नेता बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो लोग सोचते हैं कि हम कोई ब्लॉक प्रमुख बनेंगे, कोई बीडीसी मेंबर बनेंगे, कोई ग्राम प्रधान बनेंगे, कोई जिला पंचायत के सदस्य, कोई अध्यक्ष और कोई विधायक, कोई एमपी और एमएलए बनेंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके से ही दूसरी पार्टियों से अगर आपने आयातित करके अगर प्रत्याशी को लेना है, तो आपकी संगठनात्मक पार्टी आपकी रही कहाँ, अनुशासनात्मक पार्टी रही कहाँ आपकी? आप तो हमेशा से हमारा एग्जाम्पल ये है कि पिछले 20 सालों से हमारे स्वर्गीय चंद्रराम दास जी कांग्रेसी पृष्ठभूमि के थे, बचपन से कांग्रेसी थे। उनको जो है आपने विधायक, आपने 20 साल तक उनको विधायक बना के रखा और वो हमारी पार्टी के थे। आज हमने चेयरमैन भी आपको दिया है। और इस तरीके से हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो ये संगठनात्मक पार्टी का दम भरती है और अनुशासित पार्टी का दम भरती है, वो कहीं ना कहीं गलत है। इस तरीके से आयातित प्रत्याशियों को लेकर के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ये इससे समझा जा सकता है कि उसमें कितना अनुशासन है। सर, जैसे 23 तारीख को चुनाव है, तो इस चुनाव में आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं करबद्ध निवेदन समस्त जागरूक मतदाताओं से ये करना चाहता हूँ कि आगामी 23 तारीख को जो मतदान आपके मतदान केंद्रों में होगा, उसमें अधिक से अधिक संख्या में जाकर के कांग्रेस के हाथ के निशान के सामने वाले खाने पे मुहर लगा करके हमारी कांग्रेस की, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी श्रीमती गीता रावल जी के पक्ष में मतदान करें और उनको भारी बहुमत से विजयी बनाएं और अपने 11 के 11 वार्डों का चौमुखी विकास करने का काम करें। इसी अपील के साथ मैं आप सभी जागरूक मतदाताओं को सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो आज हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस जिला अध्यक्ष भगवत सिंह डसीला जी। तो इस चुनाव में जो जनता है वो किसका रुख करती है, ये जानने के लिए देखते रहें न्यूज़ 31। धन्यवाद।